हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम हमारा जो 5th चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका लास्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज साइटोस्केलेटन, वो हम कवर करेंगे। उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब आप हमारे चैनल के वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डन, थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द सेशन। Alright dear students, so let's begin with our today's session. This is your last topic of this chapter and that is cytoskeleton. Now what is cytoskeleton? First let us try to understand the meaning of the word. Cyto मतलब होता है सेल और skeleton मतलब होता है सपोर्टिंग मटेरियल। तो हमारे सेल के स्ट्रक्चर को कौन सा ऑर्गेनल सपोर्ट करता है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने इनिशियली देखा था कि जो सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल को मूव करने में और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बस उसी चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं साइटोस्केलेटन का। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो साइंटिस्ट ने क्या रिवील किया, मतलब साइंटिस्ट ने हमको क्या बताया? साइंटिस्ट रिवील्ड प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइंटिस्ट ने हमको क्या बताया कि जो सेल होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म मतलब सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे फाइबर के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया उन्होंने हमें? दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स मीन स्मॉल बंडल ऑफ फाइबर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन एंड इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब ये जो फाइबर्स हैं या ये जो बंडल है, ये बंडल अलग अलग काम करते हैं और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? दे आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर नोन एज माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मतलब 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ने वाले हैं विच आर इंक्लूडेड इन साइटोस्केलेटन। ओके, सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि हमारे सेल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है मसल। तो मसल मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं इनमें 2 प्रोटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मायोसिन और एक एक्टिन। ठीक है, तो ये जो एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन किन में प्रेजेंट होती है? एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? ये दोनों प्रोटीन सेल को इतनी स्ट्रेंथ देते हैं, इतनी ताकत देते हैं कि सेल अपने स्ट्रक्चर को पकड़ के रख सके, मेंटेन करके रख सके और उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रोटीन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, actin and fibrous proteins. Okay, so actin is present in microtubule and intermediate filament contain fibrous proteins. साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, साइटोस्केलेटन से क्या होता है? आपके सेल का शेप मेंटेन रहता है और सेल को मूव करने में हेल्प होती है। मतलब सेल अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसका शेप डैमेज नहीं होगा। सो साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, contraction of the cell because of actin and fibrous protein, mobility of the cell, mobility means movement of the cell, and cell organelles, चेंजेस इन शेप ऑफ द सेल्स एंड सेल डिवीजन। मतलब अलग अलग स्टेज पे सेल की ग्रोथ के अलग अलग स्टेज में, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी चेंज होती है, वैसे ही सेल जैसे जैसे बड़ा होगा उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? साइटोस्केलेटन की। So this was about the introduction of the cytoskeleton. Now let us look at what are the different organelles that help cytoskeleton to maintain the shape of the cell. The first one is cilia and flagella. अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल का हमने डायग्राम देखा था, तो कुछ ऐसा था, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ से ऐसा फ्लैजेला निकला हुआ था। एम आई राइट? फ्लैजेला हो या छोटे छोटे सीलिया हो, सीलिया मतलब क्या होता है? छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इन दोनों का काम क्या है? स्विम करना। दोनों का काम क्या है? स्विम करना, सेल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। सो सीलिया एंड फ्लैजेला, पहले सीलिया के बारे में देखते हैं। दोनों के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन क्या दी है? दे आर फाइन हेयर लाइक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स दैट अकर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल। मतलब ये जो सीलिया है और फ्लैजेला है, ये सेल का ही आउटग्रोथ है। ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन ही अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती है, जिसकी वजह से हमको सीलिया और फ्लैजेला मिलते हैं। और ये सीलिया और फ्लैजेला कैसे हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके बाजू में भी और एक मेम्ब्रेन है। जैसे हमने राइबोसोम देखा था, जैसे हमने न्यूक्लियोलस देखा था, इनके आजू बाजू में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन बाउंड। आपको होमवर्क दिया था कि विच अदर सेल ऑर्गेनल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड।
सॉरी, न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, और आपका होमवर्क था दैट विच अदर सेल ऑर्गेनल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, सो द आंसर वाज राइबोसोम। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बताया, सीलिया और फ्लैजेला के बाजू बाजू में भी मेम्ब्रेन है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियोलस और राइबोसोम ऐसे दो सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं है। So cilia and flagella are hair-like membrane-bound protoplasmic outgrowths. Protoplasmic outgrowth मतलब क्या होता है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की तरफ खिंच गया है, ऐसे स्ट्रेच हो गया है, आउटग्रोथ हो गई है, ठीक है। दैट अकर ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द सेल, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सीलिया और फ्लैजेला अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, फ्री सर्फेस में, वेयर देयर इज नो बाउंडेशन, नो लिमिटेशन। ओके, they generate a current in fluid medium for passage of material and locomotion। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर, जब ये सीलिया मूव होते हैं या जब ये फ्लैजेला मूव होता है तो इनके वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है। करंट मतलब वाटर में हलचल प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से ये अपना मटेरियल अंदर से बाहर, मतलब समझो ऐसा इमेजिन करो कि इस सेल को अपने अंदर कुछ लेना है तो वो खुद को श्रिंक करेगा, मतलब कोई चीज़ बाहर है, समझो ये मार्कर बाहर है और ये सेल है, सेल को मार्कर को अपने अंदर लेना है तो वो ऐसे इसको एनगल्फ कर लेगा। जब ये मार्कर को एनगल्फ करेगा तो बाहर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला पार्ट, टू फॉर द पासेज ऑफ मटेरियल। और लोकोमोशन मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग। तो सेल को जब कहीं मूव करना है तो आपने देखा होगा कि ये स्पर्म कैसे अपनी टेल की मदद से स्विम करता है, वैसे ही हमारा जो सेल होता है उसमें जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेला क्या करता है, उसको स्विम करा के आगे तक पहुंचाता है। ओके, सीलिया आर स्मॉल इन साइज, देखो सीलिया छोटे छोटे होते हैं, फ्लैजेला बड़ा होता है। सीलिया आर स्मॉल इन साइज एंड मेनी इन नंबर, सीलिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, फ्लैजेला 1 या 2 होता है। एंड इट एक्ट्स एज ओर्स कॉजिंग मूवमेंट ऑफ सेल। ओर मतलब क्या होता है, छोटी नाव में वो जो लकड़ी होती है ना जिसकी वजह से आप नाव को आगे लेकर जाते हो, जिसको हम चप्पू बोलते हैं, द वुडन स्टिक, जिसकी वजह से नाव को आगे ढकेलते हैं तो आपकी नाव आगे जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है हमको कि सीलिया छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और सीलिया के वजह से आपका सेल स्विम कर पाता है। तो सीलिया के वजह से भी सेल स्विम कर सकता है या एक सिंगल फ्लैजेला की वजह से भी सेल स्विम कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सीलिया? नाउ लेट अस लुक व्हाट इज गिवन अबाउट फ्लैजेला। ऑल राइट, अब जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को इसको समझने के लिए टाइम लगेगा, बट डू नॉट वरी, आप इस वीडियो को, इस पार्ट को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। देखो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। ये है आपका सेल, मैंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो ये है आपका फ्लैजेला और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हैं आपके सीलिया। क्या है ये? सीलिया। अब सीलिया का ये जो बेसल पार्ट होता है, जहाँ से मतलब आपका सीलिया निकल रहा है, उसका ये जो बेसल पार्ट होता है, जिसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपका प्लाज सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, और यहाँ से ये जो सीलिया निकल रहा है तो ये सीलिया का जो बेस वाला पार्ट होता है, दिस बेसल पार्ट, उसके बारे में हमको यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया गया है। सो लेट अस हैव अ लुक एट द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। फ्लैजेला आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीलिया छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, फ्लैजेला बड़ा होता है और बहुत कम होता है नंबर में, 1 या 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, मूवमेंट करना। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बताया गया हमको यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला से डिफरेंट होता है। सीलियम और फ्लैजेलम, मतलब सिंगल अगर हम सीलिया या फ्लैजेला की बात करें तो सीलियम और फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो सीलिया है या ये जो फ्लैजेला है, इसका ये जो बेस वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज द बेसल बॉडी, ठीक है। देन दिस इज नोन एज द बेसल प्लेट एंड द शाफ्ट इज द आउटर कवरिंग। इस फ्लैजेला का जो आउटर कवरिंग रहेगा उसको हम बोलेंगे शाफ्ट। क्या बोलेंगे उसको हम? शाफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसल बॉडी के बारे में समझते हैं। बेसल बॉडी मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये आपका सेल का मेम्ब्रेन, ये सेल का मेम्ब्रेन और ये सीलिया। ये सीलिया और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये बेस वाला पार्ट है, जहाँ से आपका सीलिया अटैच होता है सेल से, या जहाँ से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर सीलिया बनाता है, इस बेसल बॉडी के बारे में हमको क्या बताया गया है। देखो, बेसल बॉडी इज प्लेस्ड इन आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोला गया हमको? साइटोप्लाज्म अंदर है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाहर सीलिया निकलता है, तो बेसल बॉडी कहाँ पर रहेगा? आउटर रीजन में, मतलब यहाँ पर, हियर योर बेसल बॉडी इज प्लेस्ड, ठीक है। बेसल बॉडी इज प्लेस्ड इन द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल। ये बेसल बॉडी कहाँ से आया है? सेंट्रियोल से आया है। अब सबसे पहले समझ लो सेंट्रियोल क्या होता है। ये आपका सेल है, ठीक है,
अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो आपने देखा होगा कि ऐसे कॉर्नर में एक ऐसे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसे दो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है? जब आपका सेल डिवाइड होने वाला होता है, मतलब जब ये सेल डिवाइड होता है तो हमको कुछ ऐसा फेस देखने को मिलता है, मतलब ऐसा सेल हमारा लंबा हो जाता है और ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स बन जाते हैं। इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर्स हमारे क्रोमोसोम को सेंटर में लेकर आते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोसोम को सेंटर में लेकर आते हैं, ठीक है। तो मतलब हमको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये है आपका स्पिंडल फाइबर और ये है आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये मैं ह्यूमन सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ या कोई भी एनिमल सेल डिवीजन। तो जब आपके क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं उसके बाद क्या होगा? हाफ क्रोमोसोम्स ऊपर जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम्स नीचे आ जाएंगे। ये मेटाफेज है, सेल डिवीजन का मेटाफेज है। आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन तब मैं आपको वापस नहीं बताऊंगी कि सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है। सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? स्पिंडल फाइबर बनाना। स्पिंडल फाइबर क्या करता है? वो स्पिंडल मतलब सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं? एक सेंट्रियोल यहाँ चला जाता है पोल में और एक सेंट्रियोल यहाँ चला जाता है। फिर ये सेंट्रियोल्स ना अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, मतलब अपने रेस को फेंकते हैं। वो रेस क्या होती है? यहाँ से निकलने वाली रे यहाँ पर आएगी और यहाँ से निकलने वाली रे यहाँ पर आएगी, मतलब ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ से निकली हुई रे, यहाँ से निकली हुई रे, दोनों मिलकर स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? बीच में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स को सेंटर में अटैच कर देते हैं, ताकि जब सेल डिवाइड हो, ये सेल जब आधा होगा तो आधे क्रोमोसोम्स यहाँ पर और आधे क्रोमोसोम्स यहाँ पर, आधे यहाँ आधे यहाँ। तो ये मेटाफेज है। मेटाफेज के बाद जब क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है तो उसको हम एनाफेज बोलते हैं। फेजेस के बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। बट यहाँ पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ? यहाँ पर मैं आपको सेंट्रियोल का फंक्शन बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? सेंट्रियोल का फंक्शन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो सीलिया और फ्लैजेला है, बात कर रहे थे सीलिया फ्लैजेला की बात कर रहे थे कि हमारा जो सीलिया है या फ्लैजेला है, इसके बेस बॉडी में जो इसका बेसल बॉडी है, वो बेसल बॉडी किससे बना है? सेंट्रियोल से बना है। किससे बना है? सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स बनाना। लेकिन इसका और एक फंक्शन क्या होता है? सीलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी बनाना, ठीक है। अब सबसे पहले हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम दिया गया है, पहले मैं ये रब कर दूं ताकि आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, ओके। एंड बायोलॉजी इज नॉट ऑल दैट इजी जितना पीपल अज्यूम करते हैं। सो देखो यहाँ पर, देखो अब सेंट्रियोल का आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। क्या दिखाई दे रहा है हमको? यहाँ पर ऐसे कुछ ट्यूब जैसे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? ट्यूब जैसे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर यही स्ट्रक्चर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक बंडल में 3 ट्यूब्स है, ऐसे 3 ट्यूब्स है, ठीक है। एक बंडल के अंदर ऐसे 3 ट्यूब्स है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रिपलेट। देखो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है? बेसल बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल्स, इट हैज अ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ फाइब्रिल्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? कि आपके ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स सराउंडिंग में प्रेजेंट है, मतलब ऐसे सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, साइड साइड में। इसीलिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? पेरिफेरल। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये साइड साइड में प्रेजेंट है और ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब 3-3 की जोड़ी में प्रेजेंट है। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, ऐसे ट्रिपलेट के फॉर्म्स में प्रेजेंट है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो सेंट्रियोल का डायग्राम समझ में आया? ओके, अब आगे देखते हैं। It is derived from centriole. It is a peripheral. It has peripheral triplet of fibrils. Shaft is exposed part of cilia और flagella. हम बेसल बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, तो बेसल बॉडी क्या होता है? ये बेस वाला पार्ट जो सेंट्रियोल से बनता है। फिर नेक्स्ट आता है शाफ्ट। व्हाट इज शाफ्ट? ये जो अपर रीजन है ना, जो मैंने आपको बताया, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो अपर रीजन है, दिस इज नोन एज द शाफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो अपर रीजन है जो हवा में एक्सपोज्ड है, द एक्सपोज्ड रीजन इज नोन एज द शाफ्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट 2 चीजों से बना हुआ है, एक है शीथ और एक है एक्सोनिम। क्या है? एक है शीथ और एक है एक्सोनिम। अब हम इस सीलिया के अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब इमेजिन करो ये एक सीलिया है, सिंगल सीलिया है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे शाफ्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? शाफ्ट। और अब ये जो सेंटर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं एक्सोनिम। तो अब एक्सोनिम दिखता कैसे है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। देख लो पहले शीथ देख लो। शीथ इज कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम, मतलब ये जो ऊपर वाला रीजन होता है ये एक्चुअली क्या है? ये पूरा ही स्ट्रक्चर शाफ्ट है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका शाफ्ट है।
शाफ्ट के ऊपर ये जो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, इस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं शीथ। क्या बोलते हैं हम इस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन को? शीथ, जो आपके सीलिया या फ्लैजेला को कवर कर रही है। जैसे रिमोट के ऊपर प्लास्टिक कवर लगाते हो ना, या मोबाइल के ऊपर स्क्रैच गार्ड, तो उस अपर कवर को हम बोलते हैं शीथ, और सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोनिम। तो एक्सोनिम कैसा दिखता है, या सीलिया का अंदर का स्ट्रक्चर या फ्लैजेला का अंदर का स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो देखते हैं। इतना समझ में आया आपको? प्लीज इसको नोट डाउन कर लो एंड लेट्स मूव अहेड। अब ध्यान से देखो हमको आगे क्या बताया गया है। हमने शीथ के बारे में बात की, शाफ्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम शीथ बोलते हैं। अब हम देखते हैं एक्सोनिम क्या होता है। कोर कॉल्ड एक्सोनिम पोजेसेस 11 फाइब्रिल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। देखो यहाँ पर देखो, ये थ्योरी है और नीचे डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। तो डायग्राम में देखो क्या बताया जा रहा है कि आपका जो सीलिया का कोर होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, उसमें टोटल 11 फाइबर्स होते हैं। कितने फाइब्रिल्स होते हैं? 11 फाइब्रिल्स। डायग्राम में देखो ये जो सर्कल 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 दिखाया गया है, जो पूरा आपके कोर में, मतलब पूरा सर्कुलर रीजन जो कवर कर रहा है, तो जो दो सर्कल का पेयर बना है, मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ऐसे टोटल 9 प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 9 बंडल्स प्रेजेंट है, 9 फाइबर्स प्रेजेंट है, और सेंटर में 2 सिंगल प्रेजेंट है। तो ये 9 पेयर्स और ये 2 सिंगल, तो इनको हम कैसे काउंट करते हैं? 9 + 2 11 फाइब्रिल्स काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं हम इनको? 11 फाइब्रिल्स। तो थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो हमारे सीलिया का कोर होता है, जो एक्सोनिम होता है, उसमें टोटल 11 फाइबर्स होते हैं। कितने फाइबर्स होते हैं? 11 फाइब्रिल्स, 9 बाजू बाजू के और 2 बीच के, सेंटर के। सो इट कंटेन्स 11 फाइब्रिल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। इट शोज 9 पेरिफेरल डबलेट्स। क्या दिखाता है ये हमको? साइड के 9 पेरिफेरल डबलेट्स, मतलब दो जोड़ी में जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं, दे आर नोन एज 9 पेरिफेरल डबलेट्स एंड 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल्स। और बीच में जो 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल है, यहाँ डायग्राम में देखो, बीच में जो 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल है, दैट प्लस 9 पेरिफेरल डबलेट्स आर नोन एज फाइब्रिल्स। ओके, कोर ऑफ द सेंट्रियोल और कोर ऑफ द सीलिया। द सेंट्रल टिब्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि ये जो सेंट्रल टिब्यूल्स है, ये बीच में जो 2 टिब्यूल्स है, इन 2 टिब्यूल्स के बाहर एक सेंट्रल शीथ है। क्या है? यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। देखो यहाँ लेबलिंग भी की गई है शीथ, ओके, ग्रीन कलर की। ऑल राइट, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बताया जा रहा है? दिस शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द टिब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक। देखो साइड में जो डबलेट्स प्रेजेंट है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, उनमें से ग्रीन कलर का ऐसे स्पोक, कांटे जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल रहा है, ऐसा रेडियल स्पोक जैसा कुछ स्ट्रक्चर निकल रहा है। तो ये स्पोक सेंट्रल टिब्यूल से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देखो पॉइंट क्या बताया गया है? दिस शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द टिब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक। सेंट्रल टिब्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्रिजेस। ये जो सेंट्रल टिब्यूल्स है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट ब्रिजेस। देखो आपस में ये दोनों कनेक्टेड है, सेंट्रल टिब्यूल्स, एंड द पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय थ्रू लिंकर्स और इंटर डबलेट ब्रिज। और ये जो साइड के डबलेट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? इंटरलिंकिंग ब्रिज के वजह से। ये जो डाइनिन करके यहाँ पर बताया गया है ना, ये ऐसे कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। देखो लेबल दिया गया है आपको, वहाँ पर देखो लेबलिंग करके बताया गया है, डाइनिन आर्म्स। ये डाइनिन आर्म्स और उनके बीच का जो ब्रिज है, जिसको नेक्सिन बोला है, जो यहाँ पर नेक्सिन लिखा है ना, दिस नेक्सिन इज कनेक्टिंग द डबलेट्स विथ ईच अदर। ये दोनों डबलेट्स को एक साथ अटैच करने में, ये जो ब्लैक कलर का इधर पे है, ऐसा डबलेट्स के बीच में ये ब्लैक कलर का है, जिसको नेक्सिन बोला जा रहा है। दिस इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 डबलेट्स, ठीक है। तो सेंटर वाले आपस में कनेक्टेड है ब्रिज की मदद से, और पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नेक्सिन एंड इंटरडाइनिन आर्म्स। सो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजेला? एक सीलिया दिखने में तो हेयर जैसा है, लेकिन उसके 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट, शाफ्ट। बेसल बॉडी नीचे वाला पार्ट, शाफ्ट पूरा रीजन। शाफ्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शीथ मतलब उसका आउटर कवरिंग, और एक्सोनिम। एक्सोनिम मतलब हमारे सीलिया का सेंट्रल स्ट्रक्चर। और सेंट्रल स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखता है, ये आपने देख लिया। सो डिड यू अंडरस्टैंड द सीलिया एंड फ्लैजेला प्रॉपर्ली? ऑल राइट, लेट्स क्विकली मूव अहेड। अब देखो आपको आगे क्या बताया जा रहा है, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रियोल 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम इज यूजुअली फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम क्या होता है?
ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल है जो सेल के न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास, स्पेशली इन एनिमल सेल, ठीक है। इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब सेंट्रोजोम ऐसा एक सिंगल बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके 2 सेंट्रियोल्स है। तो सेंट्रोजोम इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन सेंट्रियोल्स, ठीक है। सो इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स कैसे दिखता है वो हमने पहले ही देखा। द सिलेंडर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों सिलेंडर्स कैसे होते हैं? ये एक ट्यूब और ये एक पेयर, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। एंड आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, इन सेंट्रियोल्स के आजू बाजू का, इफ आई मे शो यू देन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। सपोज दिस इज द सेल, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर कहीं पर आपका सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सेंट्रोजोम, ठीक है। और ये सेंट्रोजोम के अंदर आपके ये सेंट्रोसोम के अंदर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, 2 सिलेंडर प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमने देखा डिटेल में कैसे दिखाई देता है, वापस एक बार देख लो। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसे डिटेल में दिखाई देता है? लंबे लंबे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं जो 9 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो द सिलेंडर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये साथ में नहीं होते। देखो ध्यान से देखो, एक सिलेंडर ऐसा है, एक पेयर ऐसा जा रहा है, एक ट्रिपलेट, तो दूसरा ट्रिपलेट ऐसा जा रहा है, फिर तीसरा ट्रिपलेट ऐसा जा रहा है, चौथा ट्रिपलेट ऐसा जा रहा है। 90 डिग्री बना रहे हैं हर एक सिलेंडर आपस में। सो दीज सिलेंडर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स and they are perpendicular to each other. Each cylinder of centriole is made up of 9 set of triplets. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? एक सिलेंडर कितने ट्रिपलेट से बना है? Each cylinder of centriole is made up of 9 set of triplet microtubules made up of tubulin. मतलब ये जो 2 सिलेंडर है, इसमें से एक सिलेंडर, यहाँ पर अंदर जो सेंट्रोसोम के अंदर 2 सिलेंडर है, इसमें से एक सिलेंडर को अगर हम जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे 9 अलग अलग ट्यूब्स 3-3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब टोटल कितने ट्यूब्स हैं? 27 ट्यूब्स प्रेजेंट है, बराबर ना। यहाँ पर 9 अलग अलग 3 करके ऐसे 9 पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। पेयर नहीं, 9 ग्रुप्स प्रेजेंट है। उन 9 ग्रुप्स में से एक ग्रुप में 3 है, तो 9 ग्रुप में कितना होगा? टोटल 27 ट्यूब होगा। और वो ट्यूब्स कौन सी प्रोटीन से बनी है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो ऐसे एक सेंट्रियोल में 27 ट्यूब्यूल्स, दूसरे सेंट्रियोल में 27 ट्यूब्स, ऐसे करके हमको टोटल कितना मिलता है? 27 + 27 54 ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, ओके। सो मतलब आपको देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इधर पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सिलेंडर है, ऐसा ही दूसरा सिलेंडर है, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, ओके। Each cylinder of centriole is made up of 9 set of triplet microtubules made up of tubulin protein which helps to maintain the structure of these tubes. Evenly spaced triplets are connected to each other by means of non-tubulin proteins. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? कि ये जो ट्यूब्स हैं, इवनली प्लेस्ड ट्यूब्स, मतलब इनके बीच का स्पेस इवन है, सेम है, इक्वल स्पेस है। ये ट्यूब्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पर 3 ट्यूब्स, फिर यहाँ पर 3 ट्यूब्स, सॉरी परपेंडिकुलर बोला है तो ऐसे रहेगा, ऐसा। यहाँ पर 3 ट्यूब्स, फिर यहाँ पर 3 ट्यूब्स, फिर यहाँ पर 3 ट्यूब्स, ऐसे ये जो 9 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ये किसकी मदद से कनेक्टेड है? नॉन प्रोटीन सब्सटेंस की मदद से कनेक्टेड है। किसकी वजह से कनेक्टेड है ये? नॉन प्रोटीन। देखो ध्यान से, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस की वजह से ये कनेक्टेड है, ओके। ऑल राइट, आगे क्या बताया गया है हमको? एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल, क्या बताया जा रहा है? At the proximal end of centriole there is a set of tubules called hub. मतलब ये जो सेंट्रियोल का एंडिंग पार्ट होता है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन को हम बोलते हैं हब। द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड टू हब बाय मीन्स ऑफ रेडियल स्पोक्स। मतलब अगर मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊं तो ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो बोर्ड पर, ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, ये सेंटर वाले स्ट्रक्चर से जो ब्लैक लाइंस कनेक्टेड है, उन लाइंस को हम बोलते हैं रेडियल स्पोक, और सेंटर रीजन को हम बोलते हैं हब, ओके। आगे क्या बताया है? ड्यू टू द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल इट लुक्स लाइक अ कार्टव्हील। और इसके वजह से देखो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर से देखा जा रहा है तो वो चक्का होता है ना गाड़ी का, टायर जो होता है कार्टव्हील जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैलगाड़ी का जो टायर होता है।
द सेंट्रोजोल्स हेल्प इन असेंबली ऑफ स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेंट्रोजोम क्या करता है, ये सेंट्रोजोम के पास सेंट्रियोल्स हैं और ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर बनाते हैं ताकि क्रोमोसोम्स को बीच में ला सके। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सेंट्रोजोम के दो फंक्शन है। सेंट्रोजोम का पहला फंक्शन क्या है कि उसके अंदर के जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे ताकि सेल डिवीजन अच्छे से हो सके, और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट सेंट्रियोल्स एंड सीलिया फ्लैजेला? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नहीं तो भी फिर भी 2-3 बार ये वीडियो देखो तो अच्छे से सब समझ जाएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, साइटोस्केलेटन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान देकर देखेंगे और टेक्स्ट बुक साथ में रख कर पढ़ेंगे देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताइए। जो मेजॉरिटी चैप्टर की डिमांड होगी हम उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपके 11th स्टैंडर्ड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ ध्यान से कॉलेजेस सिलेक्ट कीजिए, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस का फॉर्म फिल कीजिए एंड आई होप दैट यू फिल योर फॉर्म करेक्टली। तो कमेंट सेक्शन पर ये बताना ना भूलें कि हमको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, और अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने क्वेरीज को क्लियर कीजिए इन अवर कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी है तो एक लाइक बटन बनता है और अपने ओपिनियन को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बिकॉज इवन दे शुड बी लाइक दे शुड ऑल्सो फील लकी दैट दे आर गेटिंग टू नो समथिंग विच इज़ गिवन फॉर फ्री। ऑल राइट, and if you haven't subscribed to our channel yet then please go and click on the subscribe button. Till then stay tuned, please mention next chapter. Take care, see you soon.